शासन यानी गवर्नेंस और हुकूमत यानी रूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और पिछले 10 सालों में ये फ़र्क तेज़ी से मिटाया जा रहा है। आज हम इसी शासन से हुकूमत बनने की कहानी को समझेंगे। शासन जनता के लिए होता है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, लेकिन हुकूमत सिर्फ सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए चलती है। क्या सच में हमारा लोकतंत्र सिर्फ एक सत्ता की मशीन बनकर रह गया है? और क्या ये सब संविधान के मूल ढांचे को खत्म करने की तैयारी है? ये पूरी चर्चा डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स पर आधारित है। कोई हवाई बातें या प्रोपेगेंडा नहीं, डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, हमारा फोकस सिर्फ पिछले एक दशक में बने एक खास पैटर्न पर है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि इससे पहले की सरकारें दूध की धुली थीं। कांग्रेस के इतिहास में भी कई काले धब्बे हैं, लेकिन आज का मुद्दा किसी पार्टी या रूल से कहीं ज्यादा बड़ा है और यह दिखाता है कि कैसे बीजेपी ने डेमोक्रेसी का गला घोंटने का प्रयास किया है। तो हमारा रोड मैप क्या होगा? हम इस कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं कैप्चरिंग द वॉचडॉग से। हमारी अदालतें, हमारा चुनाव आयोग, जिनका काम है सरकार पर नजर रखना और उसे जवाबदेही बनाना। लेकिन क्या होगा जब इन रखवालों को ही काबू में कर लिया जाए? याद कीजिए, 2014 में सरकार एनजेएसी कानून लेकर आई थी। मकसद जजेस की नियुक्ति का कोलिजियम सिस्टम हटाना और एक ऐसी कमेटी बनाना जिसमें सरकार का सीधा दखल हो। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, यह न्यायपालिका की आज़ादी पर सीधा हमला है और यह संविधान का मूल ढांचा है जिसे बदला नहीं जा सकता। हालांकि कोलिजियम सिस्टम में भी कमियां हैं, लेकिन जुडिशरी की आज़ादी सबसे ज्यादा जरूरी है। जब कानून से बात नहीं बनी तो स्ट्रैटेजी बदल दी गई। नया और ज्यादा महीन तरीका, एक्टिव नॉन कोऑपरेशन। मतलब कोलिजियम जो नाम नियुक्ति के लिए भेजा है, सरकार उन फाइलों पर कुंडली मारकर बैठ जाती है, महीनों बल्कि सालों तक लटका कर रखती है, कोई जवाब ही नहीं। नतीजा जरा इस आंकड़े को देखिए। साल 2023 में देश के हाई कोर्ट्स में 300 से ज्यादा जजेस के पद खाली थे। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो 300 चौखट है जहां हर दिन न्याय का इंतजार लंबा होता जा रहा है। जब जज ही नहीं होंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? इसी बोझ का असली चेहरा है ये। 7 लाख से भी ज्यादा केसेस सिर्फ हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं और सबसे तकलीफदेह बात ये कि इनमें से लगभग आधे केसेस 5 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये सिर्फ न्याय में देरी नहीं है, ये न्याय का गला घोंटना है। जुडिशरी से आगे बढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। ये दिखाता है कि कैसे खेल के नियम ही बदल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सही संतुलन के लिए कमेटी का सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस एक न्यूट्रल अंपायर की तरह। नए कानून ने क्या किया? सीजेआई को कमेटी से बाहर कर दिया और उनकी जगह लिया एक यूनियन मिनिस्टर को। अब देखिए 2:1 की सरकारी मेजॉरिटी। कमेटी में 2 लोग सरकार के, 1 विपक्ष का। यानी चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, इसका फैसला पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह बनी हुई संस्था पूरी तरह से निष्पक्ष रह पाएगी? आपकी राय जरूर देना। अब चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर, द ग्रेट पॉलिटिकल लॉन्ड्री। यहां हम देखेंगे कि कैसे ईडी और सीबीआई जैसी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। ये चार्ट किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। 2014 के बाद से ईडी ने जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ जांच या कार्रवाई की, उनमें से 95% विपक्ष के नेता थे। सिर्फ 5% सत्ता पक्ष या उनके सहयोगियों में से थे। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि सत्ताधारी पार्टी में सारे नेता एकदम साफ सुथरे हैं? ये डेटा एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल करता है। और अब इस तथाकथित वॉशिंग मशीन का पूरा मैकेनिज्म देखिए। ये आंकड़े और भी खतरनाक हैं। जिन 25 विपक्षी नेताओं पर ईडी या सीबीआई की जांच चल रही थी और जब बाद में रूलिंग पार्टी में शामिल हो गए, उनमें से 23 के केसेस या तो बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। मतलब 90% की राहत। ये आंकड़े इस आरोप को मजबूती देते हैं कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल दल बदल करवाने और राजनीतिक वफादारी खरीदने के लिए हो रहा है। क्या ये डेमोक्रेसी के रूट को हिला नहीं रहे? अब आते हैं हम अपने तीसरे हिस्से पर, मैन्युफैक्चरिंग साइलेंस, यानी एक ऐसी खामोशी का निर्माण करना जहां कोई सवाल ना पूछे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिस पर किसी को भी शर्म आएगी। 2020 तक भारत लगातार 6 साल से इंटरनेट शटडाउन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश था। कहीं कोई विरोध प्रदर्शन हो, कोई ऐसी खबर जो सरकार को असहज करे, सबसे आसान टूल क्या है? इंटरनेट बंद कर दो, इंफॉर्मेशन का फ्लो ही रोक दो।
ये डिजिटल तानाशाही का एक बहुत ही खतरनाक रूप है। इंटरनेट शटडाउन के अलावा मीडिया समूहों पर छापे, सोशल मीडिया पोस्ट्स हटवाना, सरकार की आलोचना करने वालों पर एफआईआर और तो और पेगासस जैसा स्पाईवेयर जिससे अपने ही नागरिकों की जासूसी के आरोप। जब पेगासस जासूसी कांड की जांच की बात आई तो सोचिए, खुद सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट में यह लिखना पड़ा कि केंद्र सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। देश की सबसे बड़ी अदालत यह कह रही है। यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, प्रोसीजरल पनिशमेंट। इसका मतलब है कि कानूनी प्रक्रिया ही अपने आप में एक सजा बन जाती है। केस का नतीजा चाहे कुछ भी आए, सालों तक चलने वाले मुकदमे, कोर्ट के चक्कर, जमानत की लड़ाई, इसमें ही इंसान को आर्थिक और मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया जाता है कि वो आवाज उठाना ही बंद कर दे। द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स द पनिशमेंट। अब हम चौथे हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, रीराइटिंग द रूल्स। मतलब जब मौजूदा नियमों से काम ना चले तो नियमों को ही बदल दो। एक विचारित लड़ाई हमारे संविधान की आत्मा, उसकी प्रस्तावना, प्रियम्बल पर लड़ी गई। संविधान से सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्दों को हटाने के लिए याचिका डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस याचिका को खारिज करके संविधान के मूल ढांचे की रक्षा की। और अब देखिए कैसे फेडरलिज्म पर चोट की जाती है। अगर विपक्ष की किसी राज्य सरकार ने कोई बिल पास किया, वो केंद्र द्वारा नियुक्त गवर्नर के पास मंजूरी के लिए जाता है और गवर्नर साहब उस बिल को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में डालकर बैठ जाते हैं। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। नतीजा, एक चुनी हुई सरकार का काम ठप पड़ जाता है। यह फेडरलिज्म की भावना पर सीधा प्रहार है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और शायद सबसे खतरनाक पड़ाव पर, द एंड गेम। यहां हम एक प्रस्तावित कानून को देखेंगे जो एग्जीक्यूटिव पावर को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा सकता है। इसके मैकेनिज्म को ध्यान से समझिए। अगर किसी मंत्री, मान लीजिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कोई एजेंसी गिरफ्तार करती है और वो 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो उसे ऑटोमेटिकली उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब इसे उस 95% वाले आंकड़े से जोड़कर देखिए। यह बिल अगर कभी पास हो गया तो यह राजनीतिक विरोधियों को कानूनी तौर पर सत्ता से हटाने का एक सीधा रास्ता बन सकता है, बिना किसी सजा के, बिना दोषी साबित हुए, सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर। क्या यह लोकतंत्र को एक पार्टी रूल में बदल देगा? और इसी तानाशाही की तरफ बढ़ते कदम का सबसे ताज़ा और दर्दनाक उदाहरण है लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। वांगचुक, जो लद्दाख के पहाड़ों के पर्यावरण और उनके 6th शेड्यूल के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण अनशन कर रहे थे, उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। सोचिए, एक पर्यावरण और सामुदायिक अधिकार के लिए लड़ने वाले व्यक्ति पर NSA जैसा सख्त कानून लगाना, यह क्या दर्शाता है? NSA आमतौर पर देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले लोगों पर लगता है। क्या एक शांतिपूर्ण अनशन और अपने लोगों के लिए न्याय की मांग देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? यह निर्णय न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि यह सरकार के असहमति के प्रति बर्ताव की खतरनाक तस्वीर दिखाता है। यह दर्शाता है कि जब सत्ता के खिलाफ कोई भी आवाज उठे तो उसे देशद्रोही या देश की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाता है। यह मैन्युफैक्चरिंग साइलेंस चैप्टर का सबसे गंभीर और ताज़ा नतीजा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद असली सवाल यह नहीं है कि मोदी या राहुल। असली सवाल यह है कि लोकतंत्र के इन वॉचडॉग्स को कौन बचा रहा है? क्या हम सिर्फ चेहरों और पार्टियों की पूजा से ऊपर उठकर जमीनी लोकतंत्र यानी ग्रासरूट डेमोक्रेसी पर फोकस नहीं करेंगे? जब तक हम अपने MLA या MP से ये नहीं पूछेंगे कि आप हमारे मुद्दों के लिए लड़ क्यों नहीं रहे, तब तक इन संस्थाओं का कमजोर होना शायद जारी रहेगा। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी किसी एक नेता की नहीं, हम सब की है। इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या राय है और सोनम वांगचुक पर NSA लगाने के फैसले को आप कितना गलत मानते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम एक और सच्चाई से पर्दे उठाएंगे। धन्यवाद।